स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवीक्षा एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है क्लाइमेट यानी कि जलवायु, उसे आज हम उसका दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। पहला लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं, इसलिए आप लोग पहले फटाफट पहला लेक्चर देख लीजिएगा और हम लोग जल्दी से दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज हम लोग दूसरे लेक्चर में, पहले लेक्चर में पहले बता दो आप लोग हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पहले लेक्चर में हमने मानसून और मौसम और जलवायु और मौसम जलवायु में अंतर तथा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इन तीन टॉपिक को हमने डिटेल में कवर किया था। इसमें कोई भी पॉइंट सब छूटा नहीं है और आज भी हम तीन टॉपिक को ही जानेंगे, तीन चार टॉपिक को ही जानेंगे ताकि लेक्चर जब छोटा रहेगा तो आप लोगों को जानने में आसानी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जेट धाराओं से जानेंगे कि आखिर में जेट धाराएं होती क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, जेट धाराएं क्या होती हैं। आई थिंक आप लोगों ने इससे पहले नहीं सुना होगा, लेकिन आज सुनिए। देखिए, ये एक सकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अधिक ऊंचाई, पहले ये जान लीजिए जेट धाराओं को ऐसे समझिए। जेट धाराएं जो होती है, जैसे आसमान में जैसे फाइटर जेट नहीं होता कि बहुत तेज चलता है, उसी तरह से जेट धाराएं भी होती है। मतलब आसमान में बहुत तेज चलने वाली जो हवाएं होती हैं उन्हीं को जेट धाराएं कहते हैं। ये पश्चिम से आती है, इसलिए इन्हें पश्चिमी जेट धाराएं कहते हैं। इतना पहले आप लोग ऊपर ऊपर से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। ओके, चलिए, ये एक सकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल। आप लोगों ने मंडल सुना होगा ना। हमारे वायुमंडल में वातावरण में कई प्रकार के मंडल होते हैं, जैसे उसी में एक क्षोभ मंडल जो होता है, उसमें क्षोभ मंडल में चलने वाली ये हवा है। एक सकरी पट्टी में ऐसे मतलब पतले में ही चलती है। एक सकरी पट्टी में क्षोभ मंडल में अधिक ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई मतलब अधिक ऊंचाई कितने से लिया गया है, लगभग 12,000 मीटर ऊपर। मतलब 12,000 मीटर तो कुछ होता है भाई। 12,000 मीटर ऊपर वाली पश्चिमी हवाएं, क्यों? क्योंकि ये पश्चिम से आती हैं। कहाँ से? पश्चिम से, वेस्ट से आती हैं, इसलिए इन्हें पश्चिमी हवाएं कहते हैं। पश्चिमी हवाएं होती हैं। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर पर आवर होती है। इसकी गति, किसकी गति? जेट धाराएं जो बहती हैं, जेट स्ट्रीम हवाएं जो बहती हैं, उनकी गति जो है गर्मी में 110 किलोमीटर पर आवर होती है एवं सर्दी में 184 किलोमीटर पर आवर होती है। ओके, बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। मतलब ये केवल एक ही नहीं होती है, कई प्रकार की होती हैं, लेकिन उनमें से सबसे स्थिर जो होती है मध्य अक्षांशीय और उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं होती हैं। सबसे स्थिर कौन सी होती हैं? सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय और उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं होती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे नोट करते जाइएगा। अब आते हैं सर्दियों की बात। सर्दियों में पश्चिमी जेट धाराएं भारत के ऊपर होती है। जैसे कि हमारा, अगर मान लीजिए हमारा भारत है, ये देखिए हमारा, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है। ओके, ये हमारा भारत है, ठीक। तो क्या कर रहा है सर्दियों में, जैसे मान लीजिए अभी विंटर चल रहा है, सर्दियों में पश्चिमी जेट धाराएं जो होती हैं, पश्चिमी मतलब पश्चिम से आ रही हैं, वेस्ट से, आप लोगों को पता है वेस्ट इधर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट। ओके, पश्चिम से आ रही हैं, वेस्ट। पश्चिमी जेट धाराएं भारत के ऊपर होती हैं। भारत के ऊपर मतलब इधर से जा रही होती हैं, भारत के ऊपर से, और ठंडी और शुष्क हवा लाती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से जो हवाएं चलती हैं, क्योंकि ये समुद्र के ऊपर से आती हैं, तो अपने साथ नमी ले आती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। ठंडी और शुष्क हवाएं लाती हैं। और गर्मियों में क्या होता है, ये भारत के उत्तर की ओर हट जाती हैं, ये भारत के उत्तर की ओर आ जाती हैं, मतलब यहाँ से चलने लगती है, भारत के उत्तर की ओर हट जाती हैं तथा मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। इससे मानसूनी हवाएं जो है भारत में प्रवेश करने लगती हैं। अभी मानसून हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन पहले अभी जेट धाराओं को अच्छे से समझ लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए नोट्स में। हाँ बच्चों, आई होप आप लोगों को वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला आभासी बल। पृथ्वी, आप लोगों को पता है कि अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। जैसे ये मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, तो इसका जो अक्ष होता है, इसी पे ये घूर्णन, इसी पे ऐसे से घूमती रहती है ना। जैसे ये मान लीजिए इसका अक्ष है, इसी के ऐसे चारों तरफ से घूमती रहती है।
तो इसी के कारण जो आभासी बल उत्पन्न होता है उसी को कोरियोलिस बल कहते हैं। बस आप लोग इतना याद रखिए, इसमें आप लोगों को समझने के लिए छोटा सा पॉइंट इतना ज़्यादा जरूरी है। ओके, इस बल के कारण पवने, जो पवन है, हवाएं, अब भाई कोई चीज जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज है ऐसे ऐसे घूम रही है, तो जैसे इसमें हवा आ रही है तो इसमें टकराएगी तो दूसरी तरफ तो घूम ही जाएगी ना, तो वही बात होती है। इस बल के कारण जो पवन यानी हवा होती है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। जैसे इसमें जो हवा आ रही है ऐसे सीधा सीधा, जो उत्तरी गोलार्ध में वो दाहिनी ओर चली जाती है, जैसे दाहिनी ओर हो जाती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है वो बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ओके, इस प्रकार से इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। इसे फेरल का नियम क्यों कहेंगे भाई? फेरल साहब ने दिया था इसे फेरल का नियम कहते हैं। बस ये छोटा सा पॉइंट है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए इसे जान लीजिए। इसके बाद हम लोग भारतीय मानसून की तरफ आगे बढ़ेंगे और वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसे डिटेल में कवर करेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, अब हम लोग अपने भारतीय मानसून की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन भारतीय मानसून को समझने से पहले हमारे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसे समझना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले भारतीय मानसून को पहले मानसून क्या है ये तो जानना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय तो समझ में आ रहा है कि भारत का जो मानसून है, लेकिन आखिर मानसून क्या है ये समझना है। तो चलिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, पहले ये जान लीजिए। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा मौसिम से हुई है, क्योंकि पहले जो अरब वाले आते थे ना हमारे भारत में व्यापार करने के लिए, तो उन्हीं लोगों ने मतलब इसे पता किया कि यहाँ पे ऐसे मतलब मानसून टाइप का मौसम रहता है, ऐसे मतलब हमेशा ऋतुएं बदलती रहती हैं। वो लोग बहुत तेज थे मैपिंग वगैरह में, उन लोग सबसे पहले उन्होंने ही मैप बनाया था। वो लोग क्लाइमेट वगैरह बहुत अच्छा मतलब जानकारी थी उन लोगों को। तो हमारा मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अरबी भाषा से, मौसिम से, जिसका अर्थ है मौसम। क्या? मौसम। यह एक साल के दौरान हवा की दिशा में ऋतु के अनुसार बदलाव। मानसून का क्या मतलब हुआ? एक साल के दौरान हवा की दिशा में ऋतु के अनुसार बदलाव। जैसे हमारे यहाँ ठंडी, गर्मी, बरसात, ऐसे अलग अलग प्रकार की ऋतुएं आती है ना, तो उसी प्रकार से जैसे जब अलग अलग ऋतुएं आएंगी तो हवा की दिशा बदल जाएगी, तो मानसून, तो वही मानसून आता है। तब फिर जैसे मानसून आ जाता है, उसी को कहा जाता है मानसून। क्या है? मानसून एक ऐसी हवा है जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है और बारिश लाती है। वही बात जो मैंने ऊपर समझाया वही चीज है, लेकिन इसे थोड़ा सा समझना है कि आखिर मानसून काम कैसे करता है। गर्मियों में कैसे मानसून काम करता है? गर्मियों में होता यूं है कि जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र से जमीन, मैंने शॉर्टकट में इसलिए लिखा है जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। जब मैं समझा दूंगी तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा आप लोग को। गर्मियों में होता यह है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास लैंड है, ओके, जमीन है, और यहाँ पे हमारा समुद्र है, ठीक, यहाँ पे समुद्र है, तो यहाँ का जो वायु है यानी कि हवा है, जो यहाँ पे विंड है, ये इधर है, और इधर ये समुद्र के ऊपर का विंड है, ये रहा। तो मान लीजिए गर्मी पड़ रही है अभी, तो गर्मी में जो लैंड है यानी जमीन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ना, और भारत की तो खास करके बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि गर्म हवाएं हमेशा ऊपर जाती हैं, है ना, तो गर्म हवाएं ऊपर जाएंगी यानी कि इधर ऊपर साइड जाएंगी, तो यहाँ का जो स्पेस है ये खाली हो जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगी यहाँ की। अब यहाँ पे जब खाली हो गया तो यहाँ पे वायुदाब कम हो गया, तो यहाँ पे वायुदाब ज्यादा है, तो जहाँ पे वायु कम है तो वायु जहाँ ज्यादा है, ज्यादा वाला कम की तरफ भागेगा, यानी कि जो समुद्र के ऊपर की हवाएं हैं वो जमीन की तरफ भागेंगी। तब जमीन की तरफ ये जब जाएंगी, तो क्योंकि ये समुद्र के ऊपर से जा रही है तो उसमें नमी है, तो अपने साथ नमी लेके जाएंगी और यहाँ पे जाएंगी तो बादल बना के बारिश करेंगी, हमारे आपके घर पे बारिश होने लगेगी। गर्मियों में ये प्रोसेस रहता है मानसून का। और सर्दियों में क्या होता है? जमीन से समुद्र। अब जमीन से समुद्र का क्या मतलब है? जैसे ये जमीन है और ये समुद्र रहा, तो यहाँ पे वायु है और यहाँ पे भी वायु है। तो जैसे मान लीजिए कि जमीन, अभी सर्दियों में क्या होता है, जमीन बहुत ठंडी हो जाती है और ठंडी पड़ती रहती है, और जो समुद्र है देखो वहाँ का टेम्परेचर जो है फिर भी नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो फिर ये बाहर ये रहेगी यहीं पे, और यहाँ पे गर्म रहता है तो ये ऊपर चली जाती हैं, तो जो ये हवाएं हैं ये इधर आ जाती हैं। मतलब सेम प्रोसेस वही सर्दियों में उल्टा हो जाता है।
यहाँ का वायु दाब कम हो जाता है तो ये हवाएं इधर आ जाती हैं, उसके बाद ये प्रोसेस इसी प्रकार से चलता रहता है मानसून का। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मानसून क्या है और ये काम कैसे करता है। अब हम लोग अपने भारतीय मानसून क्या है, वो कैसे काम करता है, कौन कौन से कारक उसे इफेक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ से प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। ओके, हाँ तो बच्चों अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है भारतीय मानसून। भारतीय मानसून की तरफ आगे चलेंगे, उससे जानने से पहले अभी भी और जानना है कुछ। भारतीय मानसून का जो प्रभाव है ये जान लीजिए कहाँ कहाँ रहता है। भारतीय मानसून का जो प्रभाव है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। जो हमारी पृथ्वी पे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण तक मानसून, भारतीय मानसून रहता है। ओके, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अब आता है इसे समझने के लिए, भारतीय मानसून को समझने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें समझने से हमें संपूर्ण भारतीय मानसून का जो पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है ये समझ में आएगा। ओके, चलिए सबसे पहले हमें ये पहला पॉइंट हमारा है स्थल तथा जल के गर्म होने का विभेदी प्रक्रिया। पॉइंट ये है, चलिए इसमें क्या होता है। इसमें अभी जो मैंने आपको बताया जमीन जल्दी गर्म हो जाती है लेकिन समुद्र धीरे गर्म होता है। अभी जो मैंने आपको बताया कि जमीन जल्दी गर्म हो जाती है लेकिन समुद्र धीरे गर्म होता है। इससे भारत की जमीन पर निम्न वायुदाब बनता है तथा समुद्र पर उच्च दाब वायुदाब बनता है। इससे क्या होगा, जो समुद्र की हवाएं होंगी वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाएंगी और क्योंकि वो समुद्र के ऊपर से जा रही हैं तो अपने साथ नमी लेके जाएंगी और हमारे मतलब कि भारत की जो जमीन है, तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे घनघोर वर्षा कराएंगी, मानसून का आगमन हो जाएगा। पहला ये कारण है भारतीय मानसून का आने का। और दूसरा क्या है, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अभिसरण क्षेत्र क्या है, आईटीसीजेड गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है। अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, अभी इनको बताती हूँ। जो ग्रीष्म ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेड जो होता है गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है। अब आईटीसीजेड क्या है पहले ये जानिए, तब आप लोग को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आईटीसीजेड क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछ लिया आईटीसीजेड का फुल फॉर्म, ओके, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये क्या है इसके बारे में जान लीजिए। पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों गोलार्ध की हवाएं चलती हैं। आईटीसीजेड जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों गोलार्ध, कौन कौन से गोलार्ध हैं, दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी, ये दोनों गोलार्ध हैं। यहाँ पर दोनों गोलार्ध की हवाएं चलती हैं और यहाँ पर निम्न वायुदाब रहता है। ये आईटीसीजेड जो है, ये आईटीसीजेड क्या है आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। यह पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ दोनों गोलार्ध की हवाएं चलती हैं, यहाँ निम्न दाब रहता है। अभी आगे और भी मजेदार पॉइंट्स हैं भारतीय मानसून को समझने के लिए। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम लोग अपने भारतीय मानसून के अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे भारतीय मानसून को समझने के लिए। तो चलिए अभी एक टॉपिक और है, इसमें एक टॉपिक क्या है, मेडागास्कर के पूर्व उच्च वायुदाब क्षेत्र। मेडागास्कर आप लोगों को पता है अफ्रीका के नीचे जो एक छोटा सा आइलैंड है उसे मेडागास्कर बोलते हैं ना। तो जब वहाँ पे उच्च वायुदाब, आप लोग हिंद महासागर में है वो, क्योंकि जब वहाँ पे उच्च वायुदाब क्षेत्र बनेगा तो उच्च वायुदाब क्षेत्र बनेगा तो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ेगा हवा, तो हमारे भारत में आ जाता है तो मानसून आ जाता है। वही बात, मानसून आता है क्योंकि वो समुद्र के ऊपर से आता है तो पानी लेके आता है और वर्षा होती है। ओके, तो ये प्रोसेस रहता है। हिंद महासागर के कुछ क्षेत्रों में उच्च वायुदाब बनता है जिससे वहाँ की हवा भारत की ओर बढ़ती है तथा नमी होने के कारण बारिश करती है। मान लीजिए कि ये मेडागास्कर है, ओके, यहाँ पे उच्च वायुदाब क्षेत्र बना है तो यहाँ की जो हवा है उच्च वायुदाब क्षेत्र से हमारे भारत की तरफ आ रही है। ओके, हमारे भारत की तरफ आएगी क्योंकि बीच में पानी है तो यहाँ से नमी भी ले लेती है, उसके बाद हमारे भारत में आकर के एकदम घनघोर वर्षा होती है, मानसून आ जाता है इसकी वजह से भी। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन क्या है,
हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के दबाव में बदलाव मानसून को प्रभावित करता है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के में जो दाब उत्पन्न होता है उसमें जब बदलाव आ जाता है इससे मानसून जो है प्रभावित हो जाता है। अब ये उसी का एक उदाहरण एक हिसाब से देख लीजिए, एल नीनो है। एल नीनो आप लोगों ने सुना होगा, इसमें एल नीनो बहुत ज़्यादा चल भी रहा है कि एल नीनो आने वाला है भारत में। एल नीनो क्या है आखिर में ये जान लीजिए पहले। जब प्रशांत महासागर का पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो भारत का मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। होता ये है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये भारत है, एक हिसाब से मान लीजिए हमारा ये भारत है, ओके। तो प्रशांत महासागर इधर जो है, तो प्रशांत महासागर का जब यहाँ का पानी गर्म हो जाएगा, यहाँ का पानी जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे वायुदाब जो है कम हो जाएगा। तो जो यहाँ का हवा है, जो अगर वायुदाब यहाँ पे ज़्यादा होगा तो सब हवाएं तो इधर जाने लगेंगी ना, समुद्र का जो हवा है तो इधर जाने लगेंगी। तो इसी वजह से जब हवा इधर नहीं आ पाएगी तो इंडिया में बारिश कहाँ से होगी। इसलिए इस समय देखो अलर्ट जारी किया गया है कि एल नीनो आने वाला है, मतलब कि सूखा पड़ने वाला है भारत में, है ना। वही चीज़ होता है एल नीनो। जब प्रशांत महासागर का पानी जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। जब बारिश हो नहीं पाएगी इसकी वजह से तो भारतीय मानसून तो कमज़ोर पड़ेगा ही, है ना। अब आप लोगों का भारतीय मानसून जो आप लोग भारतीय मानसून को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अभी मेरा इसमें एक टॉपिक और है, भारतीय मानसून में नहीं है, काल वैसाखी जो छूट रहा है, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उसे समझाती हूँ, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, अब इस लेक्चर में हमारा एक टॉपिक और छूट रहा है, इसे भी कवर कर लेते हैं, उसके बाद इसे ख़त्म करते हैं कि लेक्चर बहुत लॉन्ग ना होने पाए। इसे छोटे छोटे लेक्चर में आप लोगों को करके पढ़ाएंगे तो ज़्यादा आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। चलिए एक टॉपिक इसमें और समझ लीजिए बस। पूर्व भारत में खास ये क्या कहते हैं, कौन सा है, काल वैसाखी। काल वैसाखी क्या चीज़ होती है इसे जानना है। काल वैसाखी जो है पूर्व भारत में खासकर असम और वेस्ट बंगाल में, पूर्वी भारत जो है खास करके असम और वेस्ट बंगाल में गर्मी के समय में तेज हवाएं चलती हैं, बिजली चमकती है और भारी बारिश होती है। इसी स्ट्रोम को काल वैसाखी कहते हैं। जो असम और वेस्ट बंगाल में आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी गर्मियों के समय बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो जाती है, उससे मतलब बहुत नुकसान हो जाता है। उसी जो स्ट्रोम रहता है उसी को काल वैसाखी कहते हैं। इससे कभी कभी किसानों को मतलब कि किसानों के अनाजों के लिए पानी मिल जाता है। अगर पानी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तब आता है बारिश तो कम मतलब फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए टाइम पे थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, बहुत तेज़ी से बारिश हो गई तो किसानों की जो फसल है वो भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए इससे नुकसान भी हो जाता है और फायदा भी हो जाता है। ओके, ये हमारा काल वैसाखी। अब ये इसी पे हम लोग इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि लेक्चर लॉन्ग हो रहा है। और इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में, लेक्चर 3 में क्या बोलते हैं, भारतीय मानसून को तो समझ चुके हैं। अब मानसून का आगमन, वापसी और ऋतुएं, फिर वर्षा का वितरण और एक दो टॉपिक जो छूट रहा होगा उसे हम लोग कवर करेंगे। ओके, और जाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिएगा अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उस पर डाले जाते हैं। इससे आप लोगों का जो बेस है और भी मजबूत होगा। ओके बाय, अगले लेक्चर का जरूर इंतजार करिएगा क्योंकि वो जल्द आने वाला है।